Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss NCERT solution for class 12 Vistas English book and chapter 3 Journey to the End of the Earth. इस वीडियो में स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन आंसर का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी चैप्टर्स के जो रेस्ट ऑफ चैप्टर्स हैं उसका एक अरेंज फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर है अवेलेबल है और आप कोई भी मतलब जो आपको स्टडी से रिलेटेड नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन आंसर के, सब अवेलेबल हैं। हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है। लेट्स बिगिन। First question is that asking to you, how do geological phenomena help us to know about the history of humankind? अगर हम जियोलॉजिकल देखें, ठीक है, फेनोमेना ऑफ जियोलॉजिकल जो हेल्प है वो किस तरीके से ह्यूमन की हिस्ट्री को समझने में हेल्प करती है। अगर स्टडी की जाती है जियोलॉजिकल फेनोमेना की तो वो किस तरीके से हमारे ह्यूमन के पास्ट को समझने में हेल्प करती है। तो जियोलॉजिकल फेनोमेना ऑफ लैंड मास, अगर हम लैंड मास का जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं, टेल अस अबाउट द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस ऑन द अर्थ, तो उससे हमें पता चलता है कि ह्यूमन कब से एग्जिस्ट करता है अर्थ पे। और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो लैंड था वो एक ही लैंड था जिसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था, यानी सुपर कॉन्टिनेंट एक ही लैंड था। वो फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से उनकी मूवमेंट जो हुई अर्थ के अंदर, जो प्लेट होती हैं नीचे, कुछ माइनर और मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिसकी मूवमेंट की वजह से जो लैंड है वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया डिफरेंट पार्ट में, यानी अब अलग होने की वजह से तो जो लैंड है वो क्या होने लगा, साउथ की तरफ मूव करने लगा। ठीक है, इंडिया से भी जो गोंडवाना लैंड है वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हुआ, जो कि एक कॉन्टिनेंट है। सभी के सब कॉन्टिनेंट जो आज आप देखते हैं वो सब पहले गोंडवाना पार्ट था। तो ड्रिफ्ट होने के बाद जो ये हम स्टडी करेंगे लैंड मास की, तो वो कोई साउथ में कोई नॉर्थ में, सब अपने अलग अलग कॉन्टिनेंट जो थे वो क्या हो गए, अलग अलग स्प्लिट हो गए। ठीक है, तो हम अगर उसकी स्टडी करते हैं तो उस हमें पता चलता है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो का कि लैंड मास खुद पहले कैसा था और आज हम कितना चेंजेस उसमें देखते हैं। आफ्टर अ टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, यानी पहले जब टाइम अगर हम देखेंगे तो जब डायनासोर हुआ करते थे वहाँ के क्लाइमेट और आज के क्लाइमेट में तो बहुत ही डिफरेंट है। तो जब डायनासोर एग्जिस्ट करते थे और तो उस टाइम पे ह्यूमन नहीं हुआ करते था बिल्कुल भी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि बहुत ही ज़्यादा वार्म टेम्परेचर था। और धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंजेस हुए उसकी वजह से क्या हुआ, डायनासोर एग्जिस्ट नहीं कर पाए एंड द मैमल्स स्टार्टेड एग्जिस्टिंग। और फिर मैमल्स यानी ह्यूमन का जो एग्जिस्टिंग थी वो स्टार्ट हुई लैंड मास पे, और जो लैंड मास है उसका सेपरेशन भी स्टार्ट हो गया। अलग अलग लैंड मास जो कॉन्टिनेंट आज आप देखते हैं वो कॉन्टिनेंट लैंडवाना से स्प्लिट होने के बाद ही बने हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। जो कि अर्थ के अंदर प्लेट्स हैं वो उसमें जो क्रस्ट के अंदर जो प्लेट्स हैं उसके अंदर मूवमेंट की वजह से ये चेंजेस आए। एंड द ह्यूमन का जो एग्जिस्टिंग है वो डायनासोर के वाइप होने के बाद से स्टार्ट हुआ एंड फ्लरिशिंग ऑन द अर्थ। और फिर ह्यूमन मैमल्स जो थे वो जब से एग्जिस्ट करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ जियोलॉजिकल फेनोमेना कैन हेल्प अस अंडरस्टूड इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। मेन जो चीज़ अगर आप स्टडी करेंगे स्टूडेंट जियोलॉजिकल फेनोमेना से, हमें ये पता चलता है कि हम जो इवॉल्व हुआ है, जो एक्सटिंक्शंस हुए हैं, जो जाति पहले हुआ करती थी लाइक अ डायनासोर जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो किस तरीके से वो लुप्त हुई हैं या इवॉल्व जो हुआ है, न्यू चेंजेस आए हैं, किस तरीके से, वो सारी स्टडी हम लोग जो किससे पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल फेनोमेना से ही हेल्प करती है हमें स्टडी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड स्टूडेंट्स के लिए ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ द वेरी कंसर्न पॉइंट फॉर एवरी वन।
वेरियस एनवायरमेंटल चेंज सच एज द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ का जो टेम्परेचर अगर आप देखेंगे बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है एंड जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, CO2 इंक्रीज़ होता जा रहा है, इंक्रीज इन द राइज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड डेप्लेशंस ऑफ द ओजोन लेयर के डेप्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा वेरियस प्रॉब्लम जो हैं, सीरियस प्रॉब्लम जो हैं वो क्या हो रही हैं, रेज हो रही हैं, क्योंकि जो ओजोन लेयर है वो यूवी जो हार्मफुल रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनको अर्थ पे एंटर करने से रोकती हैं। बट ओजोन लेयर में होल होने की वजह से या उसके अंदर जो डेप्लेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब जो यूवी रेज हैं वो सीधा अर्थ में एंटर कर रही हैं और जो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर इंडिकेशन है। ये सब जो चेंजेस आप क्लाइमेट चेंजेस देख रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंजेस देख रहे हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर देख रहे हैं या ग्लेशियर का मेल्ट होना, एवरीथिंग इज़ द इंडिकेशंस अबाउट ऑफ द ह्यूमन मेन काइंड इज़ इन डेंजर। यानी हमारा जो फ्यूचर है, ह्यूमन का जो फ्यूचर है वो उसके लिए दैट काइंड ऑफ चेंजेस नॉट गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट हेल्थ, दोनों के लिए ही चेंजेस यूज़फुल नहीं है एंड नॉट द बेटर कंडीशंस नाउ। अभी हमारे एनवायरमेंट की कंडीशन बिल्कुल भी बेटर नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। अगर हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखें तो अंटार्कटिका में एक मतलब वो हिस्ट्री है, वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है जो स्टडी करने से बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। कैसे? तो वर्ल्ड का जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड है कहाँ पे? अंटार्कटिका। यानी वहाँ से हमें पास्ट, प्रेजेंट, एंशियंट अंडरस्टूड करने के लिए, ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने के लिए, एवरीथिंग इज स्टार्टिंग, जो भी होता है वहाँ से हमें सब कुछ स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें ट्रैप्ड हैं और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वहाँ पे जो आइस में है उसमें जो क्योंकि आइस पहले वहाँ आइस नहीं थी, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या था, हॉट टेम्परेचर था जब डायनासोर हुआ करते थे। बट धीरे धीरे जो एवोल्यूशंस हुए हैं उसकी वजह से जो चेंजेस हुए हैं, इवॉल्व हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जो चेंजेस आए हैं, यानी अब टेम्परेचर वहाँ का अंटार्कटिका का बिल्कुल क्या है, कोल्ड है, बिल्कुल वहाँ पे आपको फ्रीज जोन मिलेगा, फ्रीज जोन में है अंटार्कटिका। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुए हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है इस रीज़न को स्टडी करने में, क्योंकि अभी वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन टच से बहुत दूर है और मैनकाइंड से जो चीज़ टच नहीं है, अनटच्ड है, तो वो नेचुरल है, ठीक है। वहाँ पे जो अभी ट्रेसिंग मिलती है साइंटिस्ट को, ठीक है, कार्बन डेटिंग मिलता है, तो वो फॉसिल फ्यूल्स का मिलता है, वहाँ के डायनासोर किस तरीके से एग्जिस्ट करते थे, और वो बहुत हेल्पफुल रहता है समझने के लिए पास्ट को। तो इसीलिए हम लोग अंटार्कटिका की स्टडी करते हैं साइंटिस्ट और मोस्टली, एंड वहाँ पे जो इवॉल्यूएशंस हुए हैं उसको हम समझ सकते हैं अंटार्कटिका के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे वो हमारे लिए यूज़फुल है। अंटार्कटिका वॉज वंस अ पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड। ये भी अंटार्कटिका जो दूसरे कॉन्टिनेंट हैं उसी की तरह ही अंटार्कटिका गोंडवाना का पार्ट था। इट लेटर गॉट सेपरेट फ्रॉम इंडिया एंड ड्रिफ्ट साउथ टू द क्रिएट द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट। तो ये पहले गोंडवाना से अलग होते हैं और इंडिया और अंटार्कटिका जो थे वो पहले एक ही थे, मतलब एक ही लैंड मास थे गोंडवाना से अलग होने के बाद। लेकिन फिर धीरे धीरे स्प्लिट होने की वजह से, प्लेट्स में चेंज होने की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट में चेंज होने की वजह से इंडिया से जो गोंडवाना है वो स्प्लिट होके साउथ की तरफ चला गया और जो इंडिया वो ऊपर नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होने लगा। तो दोनों अलग हो जाते हैं और दोनों ही अलग अलग कॉन्टिनेंट बनते हैं। आज के टाइम पे जो कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका आप देख रहे हैं साउथ में, वो अब बिल्कुल सेपरेट है एंड द क्लाइमेट इसका जो क्लाइमेट है लैंड का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, वार्म टू एक्सट्रीमली कोल्ड। यानी पहले वार्म हुआ करता था जब डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आज बिल्कुल कोल्ड है और वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आइसी है, फ्रीज जोन में है, क्योंकि अंटार्कटिका। Studying of Antarctica's history helps understand climate change, ancient life, Earth's past। तो अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्लैरिटी हमें बहुत अच्छे से पता चल जाती है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो मिलियन ईयर्स अगो पहले वहाँ पे
उसके जो ट्रेसेस मिले हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल मीन्स क्या होता है, जो मिलियन ईयर्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब अंडर अंडर ऑफ द किसी भी अंडर सॉइल कह सकते हैं या अंडर द लैंड कह सकते हैं, प्रेस होने की वजह से जो वो चेंजेस होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। तो मिलियन ईयर्स में जो चेंजेस हुए हैं और फॉसिल फ्यूल्स से जो ट्रेसेस मिले हैं उससे पता चलता है कि पास्ट क्या था, और अर्थ का पास्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इट गाइड्स प्रिडिक्ट, क्योंकि ये हमें गाइड करता है कि आप किस तरीके से फ्यूचर चेंजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्शंस कर सकते हैं नेचर का, एंड न्यू टेक्नोलॉजी को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द स्टडी ऑफ दिस रीज़न यूजफुल टू अस, इसीलिए इस रीज़न की स्टडी करना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीज़न फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपीडिशंस। जो जियोफ ग्रीन्स थे वो क्यों इंक्लूड करना चाहते थे 10th क्लास के बच्चों को कि उनको भी आइस एक्सपीडिशन पे ले जाना चाहिए, वहाँ पे ले जाना, अंटार्कटिका में ले जाना बच्चों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो वो जो भी एक्सपीडिशन था उनका, तो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना उनके लिए क्या मकसद था इस चीज़ के लिए। तो उनका मानना है विद द स्टूडेंट ऑन आइस, अगर हम स्टूडेंट्स को वहाँ लेके जाते हैं तो ये एक अलग ऑफ़र होगा फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो कि आने वाली पॉलिसी मेकर्स हैं, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन हमारी कंट्री का क्या होते हैं, पॉलिसी मेकर बनेंगे। एंड लाइफ changing experience at an age when they are ready to learn about climate changes that are happening around the world। और उन जो चेंजेस हो रहे हैं उनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें और उससे रिलेटेड फोकस कर सकें। एंड जियोफ ग्रीन फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग दैम विद inspiring educational opportunities that will help them a new understanding and respect for our planet। और ये एक उन बच्चों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होगी जिससे उनको हेल्प होगी कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं उसको हम किस तरीके से अपने फ्यूचर को, नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को, और अपने प्लैनेट की किस तरीके से वैल्यू समझ सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं। तो आने वाली जनरेशन को वहाँ पे ले जाना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा जियोफ ग्रीन के अकॉर्डिंग। एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग विल टेक केयर ऑफ देम सेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एंड बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। बहुत सारे फिलोसफर्स इसको यूज़ करते हैं अपने फिलॉसफी को समझाने के लिए कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बड़ी चीज़ अपने आप ही अपना खुद ध्यान रख सकती है। यानी एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपको एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है तो छोटे छोटे जो चेंजेस हो रहे हैं उनको फोकस करो कि वो चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से जो बड़े हार्मफुल चेंजेस हैं उसको रोका जा सके। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि कितना इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिका एनवायरनमेंट, एंड जो अंटार्कटिका में एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं और अगर हम उसकी वैल्यू को समझें, चेंजेस को आज अगर हम समझ लेंगे तो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हम अपना एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। लाइक द स्टेटमेंट पॉइंट आउट ऑफ द फैक्ट दैट बिल्डिंग अप स्मॉल हैबिट एंड मेकिंग लिटिल चेंजेस कैन ब्रिंग अ रिमार्केबल चेंजेस इन द वर्ल्ड। ये पॉइंट हमें बताता है कि आप छोटी छोटी एक ऐसी हैबिट बनाइए, स्मॉल हैबिट, यानी आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आप एक रिमार्केबल चेंज वर्ल्ड के अंदर ला सकते हो। विद एग्जांपल हम स्टूडेंट समझेंगे कैसे। इफ़ एवरीवन टेक स्मॉल स्टेप, अगर हर कोई छोटे छोटे स्टेप ले और सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, लाइक आप बाहर भी देख सकते हैं डस्टबिन है, हम कूड़े से ही स्टार्ट करें, अगर इधर उधर कूड़ा ना फेंकें और हम प्रॉपर तरीके से हर जगह समझें कि हमें कहाँ पे कूड़ा फेंकना चाहिए, तो आपको हर जगह नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा और वो हेल्थ के लिए कितना कॉन्शियस और कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो आप भी जानते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि हम किसी पे ना छोड़ें अपनी चीज़ों को कि भाई हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ये तो वो करेगा, ये करेगा। अगर हम खुद ही छोटे छोटे स्टेप लें तो वो बहुत ज़्यादा मासिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं एंड द टोटल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड विल बी मासिव, और इसका रिजल्ट बहुत बड़े लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है। द बुक प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जो कि आपकी बुक में दे रखा है फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल से, विच आर द स्मॉल फोटोसिंथेसिस प्लांट।
फाइटोप्लैंक्टन एक स्मॉल फोटोसिंथेसिस प्लांट है एंड सर्व एज द फूड फॉर सेवरल मैरिन बर्ड्स एंड एनिमल, जो कि पानी में रहने वाले जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनके लिए एक फूड चेन का काम करता है और एक फूड का काम करता है ये प्लांट. एंड इफ द जोन लेयर डेप्लीट्स फर्दर द फाइटोप्लैंक्टन माइट गेट डेप्लीटेड एंड contributions to the ecosystem will be depleted within the turn would affect on the globe on a large scale. अगर फाइटोप्लैंक्टन डेप्लेशन हो जाएगा, जिस तरीके से इकोसिस्टम में चेंज हो रहा है, डेप्लीट हो रही है ओजोन लेयर, तो फाइटोप्लैंक्टन को नुकसान होने की वजह से वो क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, जिसका इफेक्ट फूड चेन पे आएगा और एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट लेके आ सकता है, ग्लोबली चेंज कर सकता है लार्ज स्केल पे. एंड सो वी नीड द फोकस ऑन द स्मॉल थिंग्स टू मेक अ बेटर प्लेस टू लाइफ. और हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लाइफ को बेटर बनाने के लिए. विद द एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो फाइटोप्लैंक्टन है अगर वो अपनी जगह से हट जाए तो पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से डिस्टर्ब हो सकता है. फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, स्मॉल फाइटोसिंथेसिस प्लांट्स होते हैं जिस पे डिपेंड करती है ये इतनी सारी फूड चेन, आप देख सकते हैं. तो जो जू प्लैंक्टन है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, वो किसको खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को. और इनको कौन खाता है, छोटी छोटी फिश खाती हैं, उसके बाद उससे बड़ी फिश और उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी लार्ज शार्क. तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वाटर बॉडी के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं या प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं या फिश हैं, वो किस तरीके से अपनी फूड चेन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं. अगर ये यहाँ से हट जाए तो आप सोच सकते हैं पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो गया. और पूरा सर्कल डिस्टर्ब होने की वजह से आपने इकोसिस्टम को क्या कर दिया है, पूरा उसका बैलेंस ही डिस्टर्ब कर दिया है, जो कि आप ह्यूमन भी उससे क्या नहीं अनटच नहीं रह सकते हैं. अगर यहाँ पे इन सबको हार्म हो रहा है तो आपको भी आने वाले टाइम में होगा. तो यही चीज़ें हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम बड़े बड़े डेंजर से बच सकें. नेक्स्ट है, वाई इज़ अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड एंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस क्यों है कि जिससे कि आप प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को समझ सकते हैं. अंटार्कटिका जो एग्जिस्ट करता था मिलियंस ऑफ ईयर्स से ही, क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री है वो मिलियंस ईयर से है, पहले से ही है, जबकि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे जबकि ह्यूमन काइंड नहीं भी था. जब भी ह्यूमन वहाँ पे नहीं रहा करते थे और आज भी ह्यूमन काइंड यानी जो इंसान है वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है. पहले एक्सट्रीमली वहाँ पे मिलियंस ईयर अगो पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा हॉट था, और आज बहुत ज़्यादा कोल्ड है. तो एक्सट्रीमली कोल्ड और हॉट में जो ह्यूमन काइंड है वो नहीं सर्वाइव कर सकते, तो अनटच है. तो अंटार्कटिका अपने आप में ही एक नेचुरल है, कॉन्टिनेंट है, नेचुरल कॉन्टिनेंट है, अनटच्ड बाय द ह्यूमन काइंड, जो कि ह्यूमन के टच से बिल्कुल दूर है, जिसकी वजह से वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, इकोसिस्टम है, उसको अच्छे से स्टडी करने से हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं. प्रेजेंट स्टेट ऑफ मेल्टिंग, जो कि अभी स्टेट है, जिस तरीके से आइस वर्क जो है मेल्ट कर रहे हैं, ब्रेकिंग अपार्ट फ्रॉम टेल अस दैट द एनवायरनमेंट हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग. तो ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है. एंड वी नीड टू कंसाइज एंड टेक स्मॉल स्टेप टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ फ्रॉम द पोटेंशियल थ्रेट डेक्लाइन इट हीडिंग टू वर्ड्स. तो हम आज अपने इन छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं, वहाँ के नेचर को समझ सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अर्थ को, और आने वाले जो डेंजर टाइम है उससे हम बच सकते हैं और एक अच्छा स्टेप ले सकते हैं डिक्लाइन होने से, अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ द सिंपल वर्ड कि भाई जो इतना चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उस पर काम करके उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करके अच्छे से वर्क कर सकते हैं, अपनी अर्थ के पोटेंशियल को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वाई द अंटार्कटिका द प्लेस गो टू द अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर. और इसीलिए अंटार्कटिका की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा पास्ट जुड़ा हुआ है, आज प्रेजेंट और फिर फ्यूचर भी जुड़ा हुआ है. कि जो आइस वर्ग हैं, मीन्स जो साइंटिस्ट ऑल्सो उस पर काम कर रहे हैं, पूरा जो इंटरनेशनल टीम बनी हुई है वो इस पर स्टडी कर ही रही है कि जिस तरीके से वहाँ का आईसी सिस्टम है और आईसी वर्क जो हैं बहुत तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहे हैं. तो ऑलरेडी तो चल ही रहा है, लेकिन अगर उसको और तेज़ी से
हम लोग समझें और प्रोटेक्ट करें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये चैप्टर पूरा बहुत ही ज़्यादा इजी है और सिंपल वर्ड और सिंपल लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।